नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। लेकिन उससे पहले इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में चूंकि हम लोग चर्चा करने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में, तो आइए जानते हैं विराम चिन्ह को। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। इसका प्रयोग कैसे होता है आइए जानते हैं। वाक्यों के भाव को स्पष्ट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इनका प्रयोग बड़ी सहजता के साथ किया जाना चाहिए, नहीं तो वाक्य जिस भाव को प्रदर्शित करना चाहता है वह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर एक ही वाक्य लिखा है, लेकिन विराम चिन्ह परिवर्तित कर देने से इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे लिखा है कि मारो मत जाने दो। अब जब वही जो है कि अल्प विराम हम यहाँ पर लगा दिए तो इसका हुआ कि मारो मत जाने दो, अर्थात मुझको मारो भी नहीं और मुझको जाने भी दो। और दूसरा है कि मारो मत जाने दो। अब जब यही अल्प विराम यहाँ पर लगा दिए तो इसका अर्थ हो गया कि मुझको मारो और जाने भी मत दो। तो यही कहने का मतलब है कि इन विराम चिन्हों का प्रयोग जो है बहुत सहजता के साथ किया जाता है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब बात करते हैं कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। तो श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है, और वो ये भी मानते हैं कि पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है, और वो ये भी मानते हैं कि जितने भी विराम चिन्ह हैं वो सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, किसको सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़कर। तो अब आइए बात करते हैं एक एक विराम चिन्ह पर जो महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है। आइए देखते हैं पूर्ण विराम कहाँ पर प्रयोग होता है। तो जहाँ पर किसी वाक्य के पूर्ण होने का बोध होता है वहाँ पूर्ण विराम लगता है। इसके साथ यह दोहा, श्लोक, चौपाई के प्रथम पंक्ति में एक पूर्ण विराम तथा दूसरे पंक्ति में 2 पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। यह प्रयोग होने की दृष्टि से सबसे अधिक बार प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। कहने का मतलब कि जो पूर्ण विराम है, यह जहाँ पर भी आपको ऐसा भाव आए कि अब यह जो है कि वाक्य पूरा हो चुका है तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। ये एक ऐसा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग लगभग सबसे ज़्यादा होता है हिंदी में। और उसके बाद दोहा, श्लोक, चौपाई लिखते हैं तो पहली लाइन में 1 पूर्ण विराम और दूसरी लाइन में 2 पूर्ण विराम की प्रथा रही है। जैसे हम उदाहरण देखें तो है कि राम स्कूल से आ रहा है। अब यह वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम लगा दिए। वहीं हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ पर 1 पूर्ण विराम लगा दिए, पहली लाइन समाप्त हुई। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो ये दूसरी लाइन है तो यहाँ पर 2 पूर्ण विराम लगा दिए। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी वाक्य पूर्ण हो रहा है वहाँ पूर्ण विराम। और दोहा, चौपाई इस प्रकार के वाक्य लिख रहे हैं तो पहली लाइन में 1 पूर्ण विराम, दूसरी लाइन में 2 पूर्ण विराम, यही क्रम आगे चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं अर्धविराम की। अर्धविराम क्या होता है? तो जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो, अर्थात नाम से ही स्पष्ट है आधा विराम। पूर्ण विराम का मतलब कि पूरा रुक जाना, और अर्ध मतलब आधा, तो आधे समय के लिए जहाँ रुकना हो, जहाँ पूर्ण रूप से न रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। और इसका चिन्ह आप लोग देख लीजिए, इसका चिन्ह ऐसे होता है। इस चिन्ह को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में चिन्ह देकर पूछ लिया जाता है कि अर्ध विराम का कौन सा चिन्ह है, या फिर चिन्ह देगा पूछेगा ये चिन्ह किसका है। तो इसको भी, चिन्ह को भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो इनका प्रयोग 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो और से नहीं जोड़े जा सकते। कुछ उपवाक्य ऐसे हैं जिनको और इसलिए से नहीं जोड़ सकते, तो उनके लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक धूर्त व्यक्ति है ऐसा उसके मित्र कहते हैं। अब यहाँ पर 2 उपवाक्य जुड़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर और का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वाक्य शुद्ध नहीं बन पाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग कर देंगे।
दूसरा उदाहरण है कि फलों में सर्वश्रेष्ठ फल आम माना गया है, किंतु लखनऊ में 20 विशेष प्रकार के आम मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जो है कि अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगला इसका नियम है कि कई उपाधियों को एक साथ प्रयोग की जा रही हों तो उनके बीच भी अर्धविराम लगता है। जैसे कई उपाधि हम एक साथ लिख रहे हैं, जैसे MA लिखे, BEd लिखे, PhD लिखे, तो इन उपाधियों के बीच में जो है कि हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। तो दो बातें ध्यान रखेंगे इसमें। क्या पहली बात कि दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है, जहाँ हम और का प्रयोग नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर हम कई उपाधियाँ लिख रहे हैं तो उनके बीच में हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं अल्पविराम का। जहाँ अर्धविराम से कम समय अर्थात थोड़े समय के लिए रुकना हो, वहाँ हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम पर हम पूरा रुक जाते हैं, अर्धविराम पर आधा रुकते हैं, और अल्पविराम में अर्धविराम से भी कम समय के लिए रुकते हैं। तो आइए बात करेंगे हम लोग अल्पविराम की। अल्पविराम का प्रयोग बहुत ही व्यापक स्तर पर होता है, तो कुछ हम महत्वपूर्ण स्तरों को जानेंगे और इसको आपको ध्यान रखना है। पहली बात इसमें कहा जा रहा है कि जब एक ही प्रकार के शब्द लगातार आ रहे हों, जब एक ही प्रकार के कई शब्द लगातार आ रहे हों, लेकिन अंतिम वाले शब्द से पहले और का प्रयोग होता है। कहने का मतलब कि जब कई शब्द एक ही प्रकार के शब्द लगातार आ रहे हों तो उनके बीच में जो है कि हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतिम वाला जो शब्द होता है उससे पहले हम और लगा देते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा है कि मैंने लोभ, क्रोध, मोह और माया सब कुछ त्याग दिया। ये आपका पूरा हो गया। अब देखिए एक ही प्रकार के शब्द कई आ रहे हैं, तो लोभ के बीच में अल्पविराम, क्रोध के बीच में अल्पविराम, और मोह और माया ये दोनों अंतिम शब्द हैं, तो इनके बीच में और का प्रयोग कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, तो इनके सबके बीच में जो है कि अल्पविराम का प्रयोग होगा। राम सुंदर, दयालु, सुशील और सबल व्यक्ति है, इन सबके बीच में जो है कि अल्पविराम का प्रयोग होगा। दूसरी बात क्या कहता है इसमें कि अगर कोई वाक्य है और हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा से आरंभ हो रहा है, तो वहाँ पर भी जो है कि हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे हाँ पढ़ सकता हूँ, अतः मुझे जाना होगा, बस हो गया अब रहने भी दो। तो इस प्रकार के शब्दों से अगर कोई वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो इन वाक्यों के तुरंत बाद जो है कि हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात इसमें क्या हमको बता रहा है कि शब्द युग्मों के अलग करने के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाप और पुण्य, यह एक शब्द युग्म हो गया। उसके बाद लिखा गया कि सच और झूठ, फिर लिखा गया कल और आज, ये लगातार लिखे जा रहे हैं, तो इनके बीच में जो है कि हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। चौथा कह रहा है कि पत्र लेखन में संबोधन के बाद, जैसे हम पत्र लेखन लिखते हैं उसके बाद लिखेंगे पूज्य पिताजी, तो हम उसके बाद अल्पविराम का प्रयोग करके और फिर आगे की बात लिखते हैं। मान्यवर, महोदय, आदरणीय, ये सभी जब हम शब्द लिखेंगे तो इनके बाद अल्पविराम का प्रयोग करके फिर आगे की बातों को हम लोग लिखते हैं। तो पत्र लेखन के संबोधन के बाद भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। पांचवा क्या बता रहा है इसमें कि तारीख के बाद महीने लिखने पर, जैसे हम लिखें 26 जनवरी सन 1950, तो 26 जनवरी के बाद अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार 15 अगस्त सन 1947, तो इसके बाद भी हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कई अंक भी लिख रहे हैं तो उनके बीच में भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। ये सब तो सामान्य बातें, इसका तो प्रयोग हम लगातार करते ही रहते हैं, लेकिन इन नियमों का एक बार ध्यान भी रखना है कि कई अंकों को एक साथ लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। संबोधन मतलब किसी को पुकारना, जैसे रवि तुम इधर आओ, तो यहाँ भी कभी कभी प्रयोग कर दिया जाता है। दीपा एक गिलास पानी दो, तो संबोधन के लिए भी कभी कभी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब उद्धरण क्या होता है, इसको उद्धरण चिन्ह भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उद्धरण चिन्ह से आगे भी इसका प्रयोग किया, जैसे नेताजी ने कहा, तो यहाँ पर अल्पविराम फिर दिल्ली चलो। तो अगर कहीं भी उद्धरण हो रहा है तो उससे पहले जो है कि इसका अल्पविराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वैज्ञानिकों ने कहा अमृत पानी है, इसे बर्बाद मत करो, तो यहाँ से देखिए उद्धरण प्रारंभ हो रहा है तो इसके पहले हम जो है कि अल्पविराम का प्रयोग कर देंगे।
अब क्या कह रहा है कि जहाँ यह, वह, अब, तब, तो या आदि शब्द लुप्त होते हैं। जैसे कहीं कहीं पर हम जो है कि इन शब्दों को लुप्त कर देते हैं, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग कर देते हैं, तो मान लिया जाता है कि ये शब्द यहाँ पर आए हैं। जैसे उदाहरण समझे, वह कब लौटेगा कह नहीं सकते, वह कब लौटेगा कह नहीं सकते। तो यहाँ पर भी यह शब्द होना चाहिए। अगर जैसे इसको हम अल्प विराम को हटाएंगे तो यहाँ पर हम यह भी लगा सकते थे, वह कब लौटेगा यह कह नहीं सकते। लेकिन इस यह को हम लुप्त करके और यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग कर दिए तो यह वाक्य पूरा हो गया। जब जाना ही है चले जाओ, इसके स्थान पर हम तो भी लगा देते थे। जब जाना ही है तो चले जाओ, लेकिन हमने क्या किया कि तो को लुप्त कर दिया और उसके स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई वाक्य है वहाँ पर आपको आवश्यकता लग रही है कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, अब होना चाहिए, तब होना चाहिए, तो या फिर या होना चाहिए, तो उसके स्थान पर हम अल्प विराम का प्रयोग करके इनको लुप्त कर सकते हैं। 10वां कह रहा है कि किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं पर भी किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए ये समुच्चय बोधक शब्द आते हैं तो उनके तुरंत पहले जो है कि अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं गया था किंतु वह मिला नहीं, तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। आज वर्षा हो रही थी इसीलिए स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? तो जहाँ पर किसी वाक्य में प्रश्न होने का बोध हो, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये तो सामान्यतया बात है कि जहाँ पर भी अगर किसी शब्द को पढ़ने से आपको बोध हो रहा है कि इसमें कुछ पूछा जा रहा है या किसी से प्रश्न किया जा रहा है, तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अंकित कब तक आएगा पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सीता कहाँ गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह की। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो जहाँ पर भी आपको विस्मय मतलब आश्चर्य, हर्ष, घृणा का बोध हो, वहाँ पर जो है कि हम इसका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसका चिन्ह इस प्रकार होता है, खड़ी पाई और नीचे एक छोटी सी बिंदी। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर वाह जैसे बोले आश्चर्य का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर जो है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, यहाँ पर जो है कि दुख का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जया दरवाज़ा खोल दो, संबोधित करने के लिए भी इसका प्रयोग कर देते हैं। सिद्धया जया दरवाज़ा खोल दो, तो यहाँ पर भी जो है कि हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं उद्धरण चिन्ह की। तो उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक इकहरा उद्धरण जो ऐसे से शुरू होता है कोई शब्द तो पहले और फिर जब खत्म होता है तो उसके लास्ट में लगाते हैं। दोहरा उदाहरण, इसको भी इससे पहले फिर जब वो खत्म हो जाता है शब्द या वाक्य तो उसके लास्ट में से लगाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इकहरा उदाहरण का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे आप किसी पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, किसी शब्द या वाक्यांश को विशेष दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ रामचरितमानस, अगर किसी वाक्य में आ गया रामचरितमानस, इसको जो है कि हम इस इकहरा उद्धरण चिन्ह के द्वारा इसको विशेष बनाएंगे। यहाँ पर जैसे दिया है गोदान, ये भी एक जो है कि पुस्तक का नाम है, तो यहाँ पर भी इकहरा उद्धरण चिन्ह। दैनिक जागरण समाचार पत्र का नाम है, तो यहाँ पर भी इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपनाम निराला है, तो निराला पर भी इकहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं कि ये दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, तो आइए जानते हैं। अगर आप किसी परिभाषा को लिख रहे हैं तो उसको दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। किसी के कथन को कह रहे हैं, जैसे विमल ने कहा, तो अब आप दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा के लिखेंगे कि क्या कहा, कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो फिर उसको बंद कर देंगे। कोई कहावत है तो उसको भी दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा के, कोई प्रसिद्ध पंक्ति है उसके लिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो ये क्या है, एक जो है कि विशेष प्रकार की पंक्ति है, तो इसके लिए जो है कि हम डबल उद्धरण का प्रयोग करेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, तो ये उनके कथन है, तो इसको विशेष बनाने के लिए हम डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर दिए। अब हम बात करते हैं योजक चिन्ह की।
योजक चिन्ह क्या होता है भैया? तो इसका प्रयोग जो है कि योजक चिन्ह पहले देख लीजिए। इस प्रकार का योजक चिन्ह होता है समासिक पदों, विपरीतार्थक शब्द या पुनरुक्त शब्दों के बीच। समासिक पद जहाँ पर हों या फिर विपरीत शब्द दो एक साथ आ जाएं, या फिर कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है और एक साथ आ जाए, तो वहाँ पर जो है कि योजक चिन्ह के उनके बीच में योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है जय और पराजय, ये दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो इनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। लाभ हानि, ये भी विपरीत का बोध करा रहे हैं, तो इनके बीच और एक साथ आ रहे हैं दोनों, तो इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। अब जैसे दो दो, तो ये क्या हो रहा है? पुनरुक्त हो रहा है, मतलब बार बार दोनों शब्द रिवीजन हो रहे हैं यहाँ पर, तो इनके बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। धीरे धीरे, इनके बीच में राम लक्ष्मण, अब ये कहाँ आ गया? राम और लक्ष्मण, ये सामासिक पद हो गया, तो इनके बीच में भी हम जो है कि इसको लगा देंगे। सीताराम यहाँ पर भी लगा देंगे। दाल रोटी हवा पानी, ये सभी सामासिक पद हैं, तो इनके बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आकर सामान्यतः जो है कि और को लुप्त कर देते हैं। क्या करते हैं? जैसे राम और लक्ष्मण, तो हम क्या करेंगे कि और को हटाकर योजक चिन्ह लगा दिए, तो राम लक्ष्मण हो गया, अर्थ वही निकल के आ रहा है। तो क्या योजक चिन्ह जो है कि और के स्थान पर प्रयोग कर, जहाँ पर दो शब्द हैं वहाँ पर जो है कि और को हटाकर हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि तुलनात्मक, अगर कहीं पर तुलना का बोध हो, जैसे सा सी से आए, तो उससे पहले जो है कि हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे चाँद सा चेहरा, अब चाँद सा चेहरा, चेहरे की तुलना किससे की जा रही है? चाँद से, और यहाँ पर सा आ गया, तो इनके चाँद और सा के बीच में जो है कि योजक चिन्ह। रात सी अंधेरी, कैसी अंधेरी? रात से, रात और अंधेरे की तुलना। फूल सी मुस्कान, फूल और मुस्कान की तुलना। तो जहाँ पर भी सा सी से इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं और तुलना का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सहचर शब्द, मतलब एक सा अर्थ देने वाले शब्द आ रहे हैं, तो उनके बीच में भी योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़ा लत्ता, कपड़ा मतलब कपड़ा, लत्ता भी कपड़ा का ही बोध कराता है, तो इनके बीच में धन दौलत, मान मर्यादा, रुपया पैसा, काम धाम, समझ बूझ, हंसी खुशी, तन मन धन, तो इन प्रकार के शब्दों के बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर सार्थक निरर्थक शब्द युग में आ गए, तो उनके बीच में जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, खाना वाना, तो इनके बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर दो संयुक्त क्रियाएं साथ आ रही हैं, तो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे पढ़ना लिखना, उठना बैठना, सोना जगना, तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। अब हम बात करते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है, यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। देखने में तो योजक चिन्ह होता है, लेकिन योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह जो रहेगा यह थोड़ा उससे बड़ा होता है। इसका प्रयोग होता है संवादों को लिखने के लिए। जैसे दो लोगों के बीच संवाद हो रहा है, जैसे विकास पूछता है कि तुम क्या करते हो, अंशु से विकास पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो विकास के जो शब्द कह रहा है, जो वाक्य कह रहा है, उसको जो है कि हम ये निर्देशक चिन्ह के माध्यम से उसको दिखाएंगे। अब अंशु कहेगा कि मैं पढ़ाई करता हूँ, तो यहाँ पर भी जो है कि योजक चिन्ह का हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे एक निर्देश का बोध हो रहा है। उसके अलावा विवरण देने के लिए, जैसे हम लिखते हैं नोट, लिख के उसके बाद आगे उसके विषय में लिखते हैं कि क्या इसमें विशेषता है, तो यहाँ पर भी जो है कि आपका विवरण चिन्ह या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। उसी प्रकार जैसे कि आगे हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उदाहरण लिखे, उसके आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करके अन्य बातों को लिखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोष्टक चिन्ह का। अब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, आइए इसको भी जान लेते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए, अर्थात वक्ता के मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कभी क्या होता है कि कोई वाक्य लिख रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रकार के शब्द आ गए कि हो सकता है कि सबको समझ में ना आए, तो हम कोष्टक के माध्यम से उस शब्द का एक सरल रूप समानार्थी शब्द डाल देते हैं, जिससे कि पढ़ने वालों को समझ में आ जाए और वक्ता क्या व्यक्त करना चाहता है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपके सामर्थ्य को मैं जानता हूँ,
हो सकता है कि कुछ लोग न समझ पाएँ कि सामर्थ्य का मतलब क्या, तो हमने क्या किया कि कोष्टक लगाया और लिख दिया कि शक्ति, अर्थात सामर्थ्य और शक्ति दोनों हैं। तो आप इसको सामर्थ्य के साथ भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपके सामर्थ्य को मैं नहीं जानता, फिर आपके शक्ति को मैं नहीं जानता, मतलब उसको थोड़ा-सा स्पष्ट करने के लिए किसी शब्द को हम इस कोष्टक का प्रयोग करके उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, सवेरा होते ही मज़दूर घर से निकल गए। अब कोई पढ़ा सवेरा नहीं समझ पाया, तो हम क्या किए कि उसको थोड़ा अच्छे से प्रतीत करने के लिए कोष्टक लगाए और लिख दिए सुबह, तो समझ जाएगा कि सवेरा का मतलब सुबह। तो सवेरा होते ही मज़दूर घर से निकल गए, या फिर लिखिए कि सुबह होते ही मज़दूर घर से निकल गए। राज अनवरत परिश्रम कर रहा है। अब अनवरत के लिए हम लगातार यहाँ पर लिख दिए, तो समझने वाले समझ जाएंगे उसके मनोभाव को, ये कहना क्या चाह रहा है कि अनवरत का मतलब कि लगातार परिश्रम कर रहा है। तो इन सब जगहों पर जो है कि हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। अब अगला चिन्ह है हंस पद त्रुटिबोधक या इसको विस्मरण चिन्ह। तीनों नाम एक ही है और इस प्रकार के इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के चिन्ह को हम हंस बोध, त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह कहते हैं। तो ये विस्मरण चिन्ह या हंस बोध का प्रयोग कहाँ होता है, आइए जानते हैं। तो जब किसी वाक्य को लिखते समय बीच में कोई शब्द या अक्षर छूट जाता है, तो इस चिन्ह के माध्यम से सुधारा जा सकता है। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और गलती से एक आध शब्द बीच में छूट गया, तो इस चिन्ह का प्रयोग करके हम इसको उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं, जिससे कि वह वाक्य शुद्ध हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि एक वाक्य मैं लिख रहा था, राम स्कूल घर जाता है। मैं तो लिखना चाह रहा था कि राम स्कूल से घर जाता है, लेकिन लिखने में मुझसे त्रुटि हो गई, से छूट गया। तो अब क्या करूँ, या तो फिर पूरे वाक्य को काट कर फिर से लिखूँ। तो क्या करूँगा कि यहाँ पर जो है कि जहाँ पर ये शब्द छूट रहा है वहाँ पर मैं इस त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके और ऊपर उस शब्द को लिख दूंगा और यह वाक्य फिर से शुद्ध हो जाएगा। अब इसको मैं पढ़ूंगा, राम स्कूल से घर जाता है। जैसे ये त्रुटिबोधक शब्द लगाए, पढ़ने वाला इस त्रुटिबोधक शब्द को देखेगा और ऊपर वाले शब्द को वहाँ पर शामिल कर लेगा। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कि हमें रोज़ अपना कार्य करना चाहिए। हमें रोज़ अपना कार्य करना चाहिए। मैं लिखना ये चाह रहा था, लेकिन लिखते समय मुझसे त्रुटि हो गई। मैंने लिखा कि हमें रोज़ अपना करना चाहिए। अब जब पढ़ा तो इसमें पता चला कि कार्य तो छूट गया। तो अब क्या करेंगे, हम तुरंत त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जहाँ कार्य छूटा था वहीं पर त्रुटिबोधक लगाकर और कार्य को ऊपर लिख देंगे। तो हमें रोज़ अपना कार्य करना चाहिए। यह वाक्य जो है कि शुद्ध और पूर्ण हो गया। तो त्रुटिबोधक शब्द का प्रयोग इन स्थानों पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है भैया, तो लाघव चिन्ह इस प्रकार का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी प्रचलित शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए, जैसे कोई बड़ा शब्द है और प्रचलित है लोगों के बीच में, तो हम क्या करते हैं, उसका शॉर्टकट लिखते हैं। तो शॉर्टकट लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग लगा देते हैं। जैसे हम डा बना के और इस चिन्ह का प्रयोग कर दिए तो समझने वाले समझ जाते हैं कि यह डॉक्टर है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश लिखना हो तो हम ऊ बना के लाघव चिन्ह और प्र बना के लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब जैसे लिखना होगा कृपया पेज उलटिए, तो इतना बड़ा लिखने से ये प्रचलित शब्द है, तो क्री बना के लाघव चिन्ह, प बना के लाघव चिन्ह और ऊ बना के लाघव चिन्ह। तो क्री से हो गया कृपया, प से हो गया पेज और ऊ से उलटिए। तो ये लोग समझ जाते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग जो है कि किसी भी चीज़ को छोटा करने में, कोई बड़ी चीज़ है प्रचलित है तो उसको जैसे मध्य प्रदेश लिखना हो तो म बना के लाघव चिन्ह और प्र बना के लाघव चिन्ह, तो ये आपका मध्य प्रदेश पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं लोप चिन्ह का। तो जब किसी वाक्य या अनुच्छेद के कुछ अंश को लोप या छोड़ कर लिखना हो तो वहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बड़ा अनुच्छेद आ गया, अब उसकी व्याख्या करना है तो हम क्या करेंगे कि डॉट डॉट पहली लाइन के कुछ शब्द और अंतिम लाइन के कुछ शब्द और बीच में जो है कि लोप चिन्ह, इस लोप चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं इस प्रकार डॉट डॉट से, कि मतलब यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक की हम व्याख्या कर रहे हैं। जैसे कोई कहानी लिखी है, एक बार की बात है और उसके लास्ट में लाइन लिखा है कि सब कुछ समाप्त हो गया और बीच में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं उस कहानी में। तो मैंने क्या किया, चूँकि इस कहानी की पूरी व्याख्या करनी है तो पूरी कहानी तो नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे कि लोप चिन्ह का प्रयोग करके हम प्रदर्शित कर देंगे कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की बात को हम यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है कि हम लोप चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं।
अब हम बात करते हैं लुप्त चिन्ह, प्लुप्त चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का। जैसे किसी को पुकारने के लिए नाटकों में इत्यादि इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बुलाते हैं हे राम, तो जैसे बहुत किसी शब्द को लंबा खींच कर बोल रहे हैं, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम वहाँ पर जो है कि लुप्त चिन्ह या फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस प्रकार का प्रयोग कर देते हैं। तो उसमें पता चलता है कि ये बहुत देर तक बोलना है। जैसे सोहन कहाँ हो, तो हम लंबे समय तक बोल रहे हैं उसके नाम को। जब इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तो पढ़ने वाला समझ जाता है कि इसको लंबे समय तक बोलना है। तो लुप्त चिन्ह का प्रयोग किसी को पुकारने या नाटकों इत्यादि में विशेष प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग। यह इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, तो एक ही शब्द बार बार आ रहा हो तो उसके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी सामान की लिस्ट बना रहे हैं, तो इधर एक तरफ लिखे हम वस्तु का नाम और दूसरी तरफ लिखे मात्रा। अब हमसे बोला गया कि लिखो आटा 10 किलो, तो लिख दिया आटा 10 किलो। फिर बोला कि लिखो चावल 5 किलो, तो हम क्या करेंगे, 5 करेंगे और इसके नीचे किलो के नीचे पुनरुक्ति चिन्ह लगा देंगे। कि किलो बार बार लिखने से अच्छा है कि पुनरुक्ति चिन्ह लगाते जाइए और समझने वाला समझ जाएगा कि यही बार बार आ रहा है। फिर बोले कि चीनी 5 किलो, तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे और किलो के स्थान पर फिर जो है कि पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, अर्थात यहाँ पर भी किलो आ रहा है। तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग जो है कि हम एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह का। तो जैसे कोई भी पुस्तक या लेख समाप्त हो रहा है तो उसके लास्ट में जो है कि हम इन प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि यह लेख या पुस्तक अब यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो ध्यान रखेंगे समाप्ति बोधक चिन्हों को, कि इस प्रकार के इनका प्रयोग करके हम ये प्रदर्शित करते हैं कि यह लेख या पुस्तक अब यहाँ पर समाप्त हो रही है। अगला चिन्ह है रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, तो किसी वाक्य या शब्द के विषय में विशेष सूचना या अवधारणा देने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि राम एक अच्छा लड़का है, और अच्छा के नीचे जो है कि आपका रेखा चिन्ह प्रयोग हुआ है। और अगला पूछ रहा है कि उपर्युक्त वाक्य में रेखा चिन्हित शब्द क्या है। तो परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई वाक्य दिया रहेगा, किसी के नीचे जो है कि आपका रेखा चिन्ह प्रयोग कर देगा, क्योंकि उसको विशेष बनाना है, उस शब्द या वाक्य को विशेष बनाना है। और फिर पूछेगा कि उपयुक्त वाक्य में रेखा चिन्हित क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि ये अच्छा के बारे में पूछ रहा है। तो इनका प्रयोग जो है कि किसी भी वाक्य या शब्द को विशेष दिखाने के लिए उसके नीचे जो है कि हम इस प्रकार की लाइन का प्रयोग कर देते हैं, जिसको रेखा चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं तुल्यता बोधक। तुल्यता बोधक मतलब जिस प्रकार हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इसको तुल्यता बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है ये जानते हैं। तो समानता सूचित करने के लिए या किसी शब्द का समान अर्थ दिखाने के लिए, जहाँ पर दो शब्दों में समानता हो तो इस चिन्ह का प्रयोग करके पहले शब्द फिर तुल्यता बोधक शब्द का प्रयोग करके दूसरे शब्द को लिख देंगे कि मतलब ये दोनों शब्द समान हैं। जैसे पाषाण बराबर पत्थर, या तुल्यता बोधक शब्द बराबर पत्थर, मतलब पाषाण और पत्थर एक ही है। धरा और पृथ्वी, यहाँ भी तुल्यता बोधक लगा देंगे कि इन दोनों का मतलब जो है कि एक ही है। अब बात करते हैं अथवा चिन्ह या तिर्यक चिन्ह। किसी एक शब्द के समान स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग दिखाने के लिए, जैसे गाय या घोड़ा। अब पूछा जाए कि तुमको गाय या घोड़ा, गाय चाहिए या घोड़ा चाहिए, तो हम यहाँ के स्थान पर इस प्रकार से तिर्यक स्थान को प्रयोग कर देंगे। आकाश या पृथ्वी, तो यहाँ पर भी प्रयोग कर देंगे। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो है कि एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करने के लिए दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं विवरण चिन्ह की। विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो विवरण चिन्ह इस प्रकार से होता है, एक पाई और ऊपर एक छोटी सी बिंदी, नीचे छोटी सी बिंदी, इसको हम विवरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए। जैसे नोट के बाद हम जो है कि इस विवरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे के बाद, उदाहरण के बाद, विशेष के बाद। अब इसके आगे जो है कि व्याख्या की जाएगी, तो वहाँ पर जो है कि हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
अब हम बात करते हैं उपविराम की। उपविराम क्या होता है? तो किसी शब्द की समय सीमा को निर्धारण करने के लिए, कोई शब्द है तो उसकी सीमा क्या है उसको निर्धारण करने के लिए हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से दो बिंदी लगाएंगे, इसको उपविराम बोलते हैं। जैसे विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो यह विज्ञान की शब्द सीमा को जो है कि सीमित करने के लिए तो यहाँ पर हम जो है कि उपविराम का प्रयोग कर देंगे। उसी प्रकार प्रदूषण, तो प्रदूषण एक समस्या, तो प्रदूषण के बाद हम उपविराम का प्रयोग कर देंगे जो कि प्रदूषण की समय सीमा को बता रहा है। तो इसी उपविराम के साथ हम अपनी क्लास को भी विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।